इस वीडियो में हम लोग एक अत्यंत ही सामान्य प्रॉब्लम डैंड्रफ और सेबरिक डर्मेटाइटिस के बारे में बात करेंगे। तो डैंड्रफ तो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हर कोई व्यक्ति परिचित होता है और डैंड्रफ का ही जो इन्फ्लेमेटरी फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेबरिक डर्मेटाइटिस। मतलब कि सेबरिक डर्मेटाइटिस एक बीमारी हुई, उसी का माइल्डर वेरिएंट जो हल्का वाला वेरिएंट है उसको आप डैंड्रफ बोल सकते हैं। तो ये जो परेशानी होती है ये बॉडी के सेबरिक रीजन्स होते हैं। सेबरिक का मतलब ऑयल ज़्यादा बनने वाले रीजन होते हैं, जहाँ पे तेल वाली ग्रंथियाँ ज़्यादा सक्रिय होती हैं, उस जगह को ये परेशानी अफेक्ट करता है। तो जो ऑयल बनने वाला रीजन हमारा होता है वो होता है स्कैल्प, जो हमारा सिर होता है वो। इसके बाद जो नाक का फोल्ड है, नाक का जो साइड का, वो आईब्रोज, आई लैसेज हैं वो वाला रीजन। इसी तरह से मूंछ वाला एरिया, दाढ़ी वाला एरिया, कान के पीछे वाला एरिया, जो छाती का बीच का हिस्सा है वो, कांख वाला एरिया, और जो ग्रोइन का फोल्ड है। तो ये जो साइट्स होते हैं ये प्रिडोमिनेंटली ऑयल रिच साइट होते हैं, ऑयल ग्लैंड रिच साइट होते हैं। तो यहीं पर जो तेल वाली ग्रंथियाँ होती हैं ज़्यादा सक्रिय होती हैं और ये परेशानी उसी को ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो ये जो परेशानी होती है ये अधिकांश केसेस में जो 18 से 35 का जो उम्र होता है उसमें लोगों को अफेक्ट करती है। हालांकि जो एकदम छोटे बच्चे हैं, मतलब कि 1 साल 2 साल से छोटे बच्चे, उनमें भी देखी जा सकती है और ज़्यादा उम्र के लोगों में भी देखने को मिल जाती है। तो जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, जो नवजात शिशु हैं या फिर जो इन्फेंट्स हैं, तो उसी के नाम पर इन्फेंटाइल सेबरिक डर्मेटाइटिस भी पड़ा है। और जो बड़े लोगों में होता है तो उस वजह से उसको बोल दिया गया एडल्ट ऑनसेट सेबरिक डर्मेटाइटिस। तो जो एडल्ट वाला है वो सबसे सामान्य माना जाता है और दूसरा जो सामान्य है वो एकदम इन्फेंट्स, जो 1 साल के नीचे वाले बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, उनमें देखने को मिलता है। लेट ऑनसेट जो ज़्यादा उम्र में है वो कुछ विशेष परिस्थितियों में ही देखने को मिलता है। तो जो डैंड्रफ की समस्या है उसके बारे में तो आपको ज्ञात ही है कि जो हमारा सिर है उस पर छोटे छोटे सफ़ेद रंग के या फिर ग्रे कलर के या फिर थोड़ा पीलापन भूसे जैसे या फिर कभी कभी पाउडरी स्केल्स जो होते हैं, छोटे छोटे स्केल्स, छिलके, वो हमारे सिर पे देखने को मिलता है। कभी कभी जब हम कंघी करते हैं तब वो गिरता है स्केल्स, या फिर कभी कपड़ों के ऊपर देखने को मिल जाता है, या बहुत ज़्यादा जब डैंड्रफ हो तो फिर तकिया पर देखने को मिल जाता है, या फिर आप पढ़ रहे हैं या हाथ से ही ऐसे किया तो आपका गिरने लगा पाउडरी मटेरियल। तो ये कई बार कुछ लोगों में, विशेष करके जो यंग लोग हैं 18-20 साल वाले हैं, उनमें बड़ा ज़्यादा साइकोलॉजिकली डिस्टर्बिंग होता है, बड़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं डैंड्रफ को लेकर के। अब जो इसी का इन्फ्लेमेटरी पार्ट है, मतलब यदि डैंड्रफ में तो हल्का फुल्का खुजली हो सकता है, ऐसे कोई खास ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन जो सेबरिक डर्मेटाइटिस का जो इन्फ्लेमेटरी वाला रीजन, मतलब जिसमें इन्फ्लेमेशन है, तो उसमें क्या होगा कि थोड़ी रेडनेस भी होगी। जैसे नाक का जो फोल्ड है वो रेड भी देखने को मिलेगा, जगह जगह दाढ़ी पे चकत्ते मिलेंगे, तो कुछ लोगों को ये लगता है कि फंगस लग गया है। वाइट कभी कभी रेड से पैचेज, बहुत थिन से, बहुत ही पतले से, और उसमें बहुत पतली सी हल्की भूसे जैसी छिलके चिपके रहेंगे, पतले पतले छोटे छोटे स्केल्स चिपके रहेंगे। तो ये जो इन्फ्लेमेटरी वाला पार्ट है उसमें आराम से छाती पे, कांख में, जो जांघ का फोल्ड है, कान के पीछे वाले एरिया में, इनमें रेड रैशेस के साथ स्केल्स भी देखने को मिल जाता है। और इसमें जब इन्फ्लेमेटरी वेरिएंट होता है तो उसमें अक्सर मरीज खुजली और जलन का भी कंप्लेन करते हैं, और कभी कभी जनरल डिस्कम्फर्ट का कंप्लेन, मतलब कि थोड़ा सा अजीब फीलिंग हो रही है, कभी कभार हाथ जाता है हल्का फुल्का, तो इसी तरह का देखने को मिलता है। लेकिन कुछ केसेस में बड़ा ही सीवियर हो सकता है, बड़ा ही तेज फॉर्म में आ सकता है। तो एक HIV के बारे में आपको पता है, तो HIV के पेशेंट्स में कभी कभी अचानक से बीमारी पैदा होती है, सडनली, और बहुत तेज वैरायटी में देखने को मिल जाती है। तो किसी व्यक्ति में यदि अचानक से सेबरिक डर्मेटाइटिस हो रहा है कुछ महीनों की हिस्ट्री में और बहुत तेज, तो उन मरीजों में हमें HIV रूल आउट करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो ट्रीटमेंट के पर्सपेक्टिव से भी ज़रूरी है। इसी तरह से लेट ऑनसेट में ज़्यादा उम्र के लोगों में ऐसा देखा गया कि कुछ न्यूरोलॉजिकल, मतलब मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां होती हैं, उनमें भी देखने को मिला है, जैसे एल्जाइमर डिजीज, डिप्रेशन, इसी तरह तमाम तरह की कुछ बीमारियों से एसोसिएटेड देखा गया है। अब वो इसके कारण है कि नहीं है, ये रिसर्च की बात है, लेकिन उनसे ज़्यादा मतलब उन बीमारियों में ये परेशानी भी ज़्यादा देखने को मिली है। इसी तरह एक बीमारी होती है पार्किंसन डिजीज़, तो उसमें भी ये देखने को मिला है। अल्जाइमर, पार्किंसन और भी कुछ कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारी हैं। तो अभी डिबेट की बात है कि उन बीमारी से ये वाली बीमारी पैदा हो रही है
या जस्ट एसोसिएशन है, दोनों एक साथ हो रही हैं इस तरह से। नेक्स्ट प्रश्न ये उठता है कि इसके होने के पीछे का कारण क्या है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसके होने के पीछे एक फंगस रिस्पॉन्सिबल पाया गया है अभी तक रिसर्च के हिसाब से, जिसका नाम है मैलेसिजिया। तो ये जो फंगस है जो सीबम वाले एरिया हैं, जो सिबरिक एरिया हैं, उनमें सामान्यतः सबके पाया जाता है। लेकिन ये देखा गया है इन मरीजों में कि इन फंगस की मात्रा बढ़ सकती है या फिर मात्रा बिल्कुल ही नॉर्मल लोगों के जैसे ही नॉर्मल हो सकती है। मतलब कि फंगस जब टेस्ट किया गया तो नॉर्मल ही लेवल पाया गया, जैसे जो स्वस्थ मनुष्य हैं उसके तुलना में फंगस का जो मात्रा थी, जो बीमारी वाले लोग थे उनमें भी नॉर्मल पाया गया। लेकिन स्किन जो है, जो स्किन हमारी है, उसकी इम्यून सेल्स मरीजों में ज़्यादा रिएक्टिव पाई गई। फंगस नॉर्मल था लेकिन उसके रिस्पॉन्स में जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा सक्रिय हो गई और रिएक्शन करने लगी स्किन में। तो ये महत्वपूर्ण कारण के तौर पर देखा गया है। इसी तरह से कुछ केसेस में कुछ दवाइयाँ भी पाई गई हैं कि जो इस प्रॉब्लम से एसोसिएटेड देखी गई हैं। फंगस वाला जो हाइपोथेसिस है वो ज़्यादा प्रमाणिक इसलिए लगता है क्योंकि जब भी फंगस को ख़त्म करने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं तो इस बीमारी में बहुत तेज़ी से सुधार आता है। इसलिए भी अभी के समय में जो रिसर्च हैं उसमें फंगस सबसे महत्वपूर्ण कारण के तौर पर देखा गया है। या तो फंगस की मात्रा बढ़ गई या फंगस के खिलाफ हमारी शरीर जो है ज़्यादा एलर्जी बना रही है, ज़्यादा एलर्जी पैदा कर रही है। नेक्स्ट पार्ट आता है इसके डायग्नोसिस का। तो इसका डायग्नोसिस जो होता है अधिकांश केसेस में डॉक्टर के लिए बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। मतलब कोई ज़्यादा जांच या किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डैंड्रफ वाले में तो खुद ही मरीज आकर के ये कहता है कि मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, कि ऐसे ऐसे करता हूँ तो भूसे जैसा छिलका निकलता है, कभी कभी जब उंगली चलाता हूँ तो नाखून में भूसे जैसा मटेरियल भर जाता है। तो ये तो कई बार मरीज ही पता कर लेता है। सेबरिक डर्मेटाइटिस में जो सेबरिक एरियाज है उन्हें देख के डॉक्टर पता कर लेता है। कुछ केसेस में डायग्नोसिस की ज़रूरत पड़ती है तो कुछ टेस्ट जैसे कि KOH स्क्रैपिंग, स्किन बायोप्सी, इन सब टेस्ट की मदद से डॉक्टर जो है फाइनल डायग्नोसिस तक पहुंच जाता है जिन केसेस में डिफ़िकल्टी होती है। अदरवाइज बस देख करके बात करके मरीज से ही इसके बारे में जानकारी ले ली जाती है। नेक्स्ट पार्ट आता है इसके ट्रीटमेंट का। तो ये जो प्रॉब्लम है जो बच्चों में होता है, जो इन्फेंटाइल सेबरिक डर्मेटाइटिस कहा जाता है, तो उसका जो कोर्स है वो अच्छा होता है। मतलब प्रोग्नोसिस अच्छा है कि वो परेशानी थोड़े समय के बाद अपने आप भी खत्म हो जाती है यदि आप ट्रीटमेंट न भी लें तो भी। हालांकि पेरेंट्स बहुत घबराए हुए हमारे पास आते हैं कि देखिए बच्चे को क्या हो गया, ये सब अजीब सा स्केल्स बन रहा है, पपड़ी बन रही है, रेड रेड रैसेस हो जाते हैं। एक विशेष वैरायटी होता है क्रेडल कैप, मतलब उसमें इतना मोटी पपड़ी हो जाती है कि पूरे माथे पे पीले रंग की पपड़ी जमा हो जाती है। तो उसमें तो एकदम परेशान हुए कंडीशन में पेरेंट्स आते हैं। हालांकि कोई परेशान होने की बात नहीं है, दवाइयाँ चूँकि अच्छी हैं। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ है कि इन्फेंट्स जो बच्चों में होने वाला सेबरिक डर्मेटाइटिस है वो 1 से 2 साल में जाते जाते पूरी तरह पीछा छोड़ देता है। लेकिन जो एडल्ट्स में, जो बड़े लोगों में होता है, वयस्कों में जो होता है, उसका रेमिटिंग रिलैप्सिंग कोर्स होता है। मतलब बीमारी गई आई गई ऐसे सालों चलता है। तो इसमें पेशेंट काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो बोलता है कि 4 जगह दिखाया और मेरा डैंड्रफ सही नहीं हुआ, 5 जगह दिखाया सही नहीं हुआ। जब दवाई करते हैं तो ठीक रहता है, तो बंद करते हैं तो बीमारी वापस आ जाती है। तो एक सिंपल ट्रीटमेंट के बारे में एक सिंपल कथन आपको अच्छे से समझना होगा कि जो भी हमारे पास दवाइयाँ मौजूद हैं वो बीमारी को उस समय ठीक करती हैं, बीमारी के लॉन्ग टर्म कोर्स को नहीं ठीक करती हैं। मतलब जैसे आपने दवाई इस्तेमाल किया तो आपकी बीमारी ठीक होगी, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल पहले जैसी ही अवस्था में वापस आ सकती है। ये बात आपको समझना है। तो इस पे नेक्स्ट प्रश्न आता है कि ये ठीक कैसे होगी। तो ये ठीक करने के लिए सीधा सीधा विकल्प अभी उपलब्ध नहीं है। ये बीमारी खुद से ही कुछ लोगों में ठीक हो जाती है, लेकिन डायरेक्ट मेडिसिन के द्वारा इसे ठीक नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि कुछ ऐसा ट्रीटमेंट हमें बता दें कि जो हम करते रहें और हम इससे ठीक रहें। तो वो ऑप्शन मौजूद है कि आप अपना कुछ कंसल्टेशन, कुछ विजिट आपने डॉक्टर को किया और फिर आप अपने परेशानी का केयर खुद से ही करते रहे और आप इस बीमारी से मुक्त रहे। जैसे आप शैम्पू इस्तेमाल करते रहे, कुछ ऑयल्स हैं, कुछ हल्के फुल्के लगाने वाले मेडिसिन हैं, यदि आप उसको करते रहे तो आप इस प्रॉब्लम से बिल्कुल फ्री रहे।
तो चूंकि फंगस इसके प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा इटियोलॉजी के तौर पे है, तो जो एंटी फंगल शैम्पू हैं वो सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाते हैं। तो एंटी फंगल शैम्पू में अभी कीटोकोनाजोल, ललिकोनाजोल, सर्टाकोनाजोल, साइक्लोपिरॉक्स ऐसे तमाम तरह के एंटी फंगल मॉलिक्यूल उपलब्ध हैं। इसी तरह से जिंक पायरिथियन, सेलेनियम सल्फाइड, इस तरह के मॉलिक्यूल भी उपयोग में लाए जाते हैं। कभी कभी इनका कॉम्बिनेशन भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। तो इन शैम्पू को आप खुद से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको डॉक्टर की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। तो इन शैम्पू को आपको सर पे लगाना है झाग बना करके, और 5 मिनट 10 मिनट रखना है और उसको वॉश कर देना है। ज़रूरत पड़ने पे इन शैम्पू को डेली भी इस्तेमाल किया जा सकता है यदि ज़्यादा डैंड्रफ बन रहा है, और यदि कम है तो इसको आप धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी कम करते जा सकते हैं। जैसे कि आपने शुरू में डेली किया, जब आपका डैंड्रफ कम हो गया तो 1 दिन 2 दिन छोड़ करके आपने करना शुरू कर दिया। इसी तरह से सैलिसिलिक एसिड नाम का मॉलिक्यूल भी इस्तेमाल किया जाता है इन एंटीफंगल दवाइयों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए। कोलतार भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मॉलिक्यूल है। तो ये सब मेडिसिन हैं जो इस्तेमाल किया जा सकता है शैम्पू बेस में। यदि किसी का डैंड्रफ ज़्यादा है तो इन्हीं दवाइयों को लोशन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे लंबे समय तक छोड़ा जा सकता है। जैसे आपने सुबह में नहाने के बाद लगाया और पूरा दिन छोड़ दिया, अगले दिन आपने वॉश किया। तो ये सारी दवाइयाँ जैसे कीटोकोनाजोल, ललिकोनाजोल, सर्टाकोनाजोल, ये सब दवाइयाँ वहाँ पर लोशन के तौर पर भी लगा करके छोड़ा जा सकता है। मतलब कोई टेंशन की बात नहीं है और इनका कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो आप इन्हें रेगुलर बेसिस पे अपने शरीर के हिसाब से खुद भी चेंज कर सकते हैं, खुद भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से यदि इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो तो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए डॉक्टर जो है स्टेरॉयड दवाइयाँ लगाने वाली इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि क्लोबिटासोल, हेलोबिटासोल, फ्लूसिनोलोन, डेसोनाइड, क्लोबिटासोन। तो ये सब दवाइयाँ भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। लेकिन स्टेरॉयड जो दवाइयाँ होती हैं उनको आपको डॉक्टर की निगरानी में इस्तेमाल करनी होती हैं। इसी तरह से स्टेरॉयड की जगह पे टैक्रोलिमस और पाइमिक्रोलिमस नाम की दवाई भी इस्तेमाल की जाती है। अब यदि किसी की प्रॉब्लम और ज़्यादा है, लगाने वाली चीज़ों से नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो उस कंडीशन में खाने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। तो फिर से ओरल एंटीफंगल का रोल आ जाता है। मतलब खाने वाली, अभी तो हमने बात की लगाने वाली फंगस को मारने वाली दवाइयाँ, अब हम लोग खाने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कि इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल और कीटोकोनाजोल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। खाने वाली दवाइयाँ आप अपनी खुद से नहीं ले सकते हैं। जैसे कि कीटोकोनाजोल जो दवाई है वो कुछ केसेस में लीवर के ऊपर डैमेज पहुंचा सकती है, तो वो आप अपने डॉक्टर के गाइडेंस में लेंगे तो साइड इफेक्ट से बच जाएंगे। इन दवाइयों को 2 हफ्ते या 4 हफ्ते के लिए दी जाती है। इसी तरह से इन्फ्लेमेशन और भी ज़्यादा है तो उस कंडीशन में डॉक्टर ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड शॉर्ट कोर्स के तौर पर दे सकता है इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। तो ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में डिफ्लाजाकॉर्ट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। कभी कभार मिथाइल प्रेडनिसोलोन या प्रेडनिसोलोन भी डॉक्टर दे देता है। एक दवाई है मेथोट्रेक्सेट, जिसका मेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये यूजुअली मेथोट्रेक्सेट सीवियर फॉर्म ऑफ सेबरिक डर्मेटाइटिस के लिए दिया जाता है। ये दवाई बहुत ही ज़्यादा कारगर दवाई के तौर पर देखी जाती है। लेकिन ये दवाई जो होती है, ये दवाई कभी भी आपको खुद से नहीं लेनी है। ये आपको अपने डॉक्टर के निगरानी में ही उससे पूछ करके, क्योंकि इसका पर्टिकुलर डोज होता है, पर्टिकुलर दिन होता है कि हफ्ते में 1 बार लेना है या हफ्ते में 2 बार लेना है। यदि आप प्रोटोकॉल को गड़बड़ किए तो ये दवाई काफ़ी ख़राब साबित हो चुकी है। कभी कभी जो लोग खुद से मेडिकेट किए, जैसे हमारे पास मरीज आए हैं जो खुद से ही खा रहे थे और साइड इफ़ेक्ट के साथ आ गए, और इसको साइड इफ़ेक्ट को यदि प्रोटोकॉल को फॉलो किया आपने तो बिल्कुल ही साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। तो डॉक्टर के हाथ में बहुत ही सेफ मेडिसिन है, खुद से करने पर यह अत्यंत ही डेंजरस मेडिसिन के तौर पे देखी जाती है। तो ये सब इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन के तौर पर थे। तो सेबरिक डर्मेटाइटिस के केसेस में आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको हल्का फुल्का यदि डैंड्रफ है तो जो मैंने बताया आपको कीटोकोनाजोल जो सॉल्यूशन थे, शैम्पू थे, जो लगाने वाली दवाइयों का मैंने जिक्र किया, आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करके इनसे मुक्त हो सकते हो। और इनको आप रेगुलर बेसिस में, आप डेली रूटीन में आप इसे इनकॉर्पोरेट कर लें डेली लाइफस्टाइल के तौर पर, जिससे कि ये प्रॉब्लम आपको परेशान न करे। यदि लग रहा है कि उन चीज़ों से नहीं मैनेज हो पा रहा है तो आप अपने डॉक्टर से विजिट करके जो खाने वाली दवाइयाँ हैं उन्हें आप ले लें थोड़े समय के लिए, जिससे आपकी प्रॉब्लम हैंडल हो जाएगी। फिर आपका डॉक्टर फिर से आपको लगाने वाले शैम्पू और लोशन पे शिफ्ट कर देगा।
तो उससे आपके डिजीज़ जो है मेंटेन रहेगी। यदि बीमारी बीच में रेमिट हो जाती है, हट जाती है, तो आप इन चीज़ों को बंद कर सकते हैं या फिर इनकी फ्रीक्वेंसी एकदम कम कर सकते हैं, जैसे हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 1 बार। और यदि फिर बढ़ती है तो इनकी फ्रीक्वेंसी आप खुद से ही बढ़ा सकते हैं लगाने वाले दवाई और शैम्पू को। थैंक यू।